चलो आज लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। इसे फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पार्ट पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले एक सिंपली हमने एक कंडक्टर एलिमेंट लिया और इसका एलिमेंट्री लेंथ डीएल है। फिगर में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। तो ऑब्वियसली जैसे ही करंट इसमें मूव किया या करंट का फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यहां इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो एक फोर्स एग्जर्ट होगा और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका वैल्यू हम लोग फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो Q की जगह पर आ गया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव साइन, V की जगह पर आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वी डी क्रॉस बी। इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेंगे जो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन कैपिटल, इसलिए हमने लिखा एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट हो जाएगा एन ए डी एल। मतलब स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को एरिया इंटू डीएल लिख देंगे। तो कैपिटल एन का वैल्यू एन ए डीएल हो गया। तो इस कंडीशन में टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन इंटू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन। कैपिटल एन को एन ए डीएल मतलब एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू डीएल लिखा तो माइनस ई वी डी क्रॉस बी। अब यहां पर हम लोग जब इसको यूज करते हैं करंट को इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, तो हम लोगों ने पढ़ा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब करंट एलिमेंट की बात कर ले तो आई डी एल, करंट का डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट है तो साइन कन्वेंशन में ये माइनस एन ई ए वी डी इंटू, अब ये डीएल से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आपका डीएल से मल्टीप्लाई। तो ये वाला टर्म देखो एन ए डी एल ई वी डी, ये पूरा टर्म आईडीएल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कंडीशन में डीएफ इज इक्वल टू ये पार्ट पूरा हमारा क्या हो गया आई, और ये डीएल क्रॉस बी। इसलिए फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग लिखेंगे आई डीएल क्रॉस बी। अब इसके रिजल्ट को देखते हैं। तो ये हमारा आया रिजल्ट। तो नेट फोर्स जब निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आईडीएल क्रॉस पी। आईडीएल का मतलब हो गया वेक्टर सम ऑफ द एलिमेंट्स। तो डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो वो एल आ जाएगा, इसलिए वेक्टर सम ऑफ द एलिमेंट्स। तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक, अब इसको यूज करना हम लोगों को। अब यहां पर जैसे हम लोग लिख देते हैं आई डीएल क्रॉस बी, आई स्मॉल से यूज करो या कैपिटल से यूज करो। अब मैग्नेटिक फोर्स टोटल हम लोग लिखते हैं एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ आई डीएल क्रॉस बी। डीएल का इंटीग्रेशन क्या कहा, वेक्टर सम ऑफ द एलिमेंट्स, और वेक्टर सम ऑफ द एलिमेंट्स हो जाएगा डीएल इनिशियल और फाइनल के बीच का। तो आई डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आई एल क्रॉस बी। तो नेट फोर्स हम लोग इस फॉर्म में निकालेंगे, और डीएल का मतलब वेक्टर सम। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखें कैसे इसको यूज करते हैं। तो यूज करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। जस्ट
जैसे ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, ये क्लोज लूप बना रहा है, तो क्लोज लूप का जब भी वेक्टर सम निकालोगे तो वो 0 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है एक ट्रायंगुलर क्लोज लूप है, इसका भी वेक्टर सम निकालोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब कहोगे कि सर ये 0 कैसे आया? एक एग्जांपल, तो ये ट्रायंगुलर शेप है, इसको हम लोग एज्यूम कर ले, ये सपोज ए बी सी वर्टिक्स है, इसी के अकॉर्डिंग इसको वेक्टर ए मान लिया, इसको वेक्टर बी मान लिया, इसको वेक्टर सी मान लिया। अब यहां पर डीएल यही हम लोगों को निकालना है, तो वेक्टर सम ऑफ एलिमेंट्स, जो भी हमारा एलिमेंट है इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल से स्टार्ट किया तो ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा। अब इसका वैल्यू कितना होता है? हम लोग जब यूज करते हैं इसको वेक्टर एडिशन को, तो बीसी प्लस सी ए इज इक्वल टू लिखते बी ए, तो बीसी का वैल्यू हमारे पास ए है, सी ए का वैल्यू बी है, और बी ए जब आप लिखेंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा। इट मींस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसलिए वेक्टर सम कितना आ गया? 0। इसलिए ऐसे लूप पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। ये आपके नीट का भी क्वेश्चन है, ऐसे ही लूप दे दिया और कहा कि इस लूप में कितना मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा। ट्रायंगुलर हमने अपने मन से, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा शेप दे दे आपको, एक ऐसा क्लोज शेप दे दे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, इसका ये वेक्टर सम क्या हो गया? 0। जब भी क्लोज लूप फॉर्म करेगा तो वेक्टर सम 0, फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो प्रूफ भी बता दिया, रीजन भी बता दिया। चलिए अब आ जाए, इसी तरह से एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या है क्वेश्चन, रेडियस आर है, सेमी सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? आई डीएल क्रॉस बी, यही है। तो नेट फोर्स जब भी हम लोग निकालेंगे तो इस फॉर्मूला को हमको याद रखना, आई डीएल क्रॉस बी, यही फॉर्मूला हमारे लिए। तो ये डीएल है, डीएल वेक्टर सम, तो सम का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या आ गया? वेक्टर सम 2r, इनिशियल टू फाइनल, इसका मतलब ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल टू फाइनल, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब एलिमेंट, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम होता है, तो यहां पर एंगल दोनों के बीच का कितना है? ये करंट का फ्लो ऐसे है, तो ये आई डीएल और बी दोनों पैरेलल, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल साइन 0 डिग्री, तो फोर्स कितना आ गया? 0 आ गया। चेक कर लेते हैं, ठीक। इसी तरह से सेकेंड पार्ट, अब यहां पर देखो क्या, डीएल कितना हो गया? 2r, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या था? हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब करंट एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर, इसलिए मैक्सिमम हो जाएगा। तो बी आई डीएल, तो आई की जगह पर आई, बी की जगह पर बी, डीएल की जगह पर वेक्टर सम 2r, इसलिए इसका बी आई 2r। नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या है? परपेंडिकुलर, वेक्टर सम निकालो, कितना आएगा वेक्टर सम? ए आ गया, और फिर ये लेंथ बेस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये पूरा लेंथ कितना आ गया? 2r डायमीटर, और फिर ये लेंथ d, तो टोटल वेक्टर सम कितना हो गया? a प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस d। चेक करो आंसर, पहले वाले का 0 बिल्कुल सही, बी आई 2r, और थर्ड वाले का a प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस d आ गया। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाए,
अब जैसे दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके बीच का हमको फोर्स निकालना, तो एक पहला करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट I1 का फ्लो, दूसरे वाले में करंट I2 का फ्लो, ठीक, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पर निकालना होगा, तभी तो आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोगे तो फोर्स पता चलेगा। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट I1 का फ्लो है तो इस RS पर इनवर्ड, क्लियर, और इसके लिए आउटवर्ड। देखते हैं क्या आ रहा है, इनवर्ड आ गया B1, और इसके लिए देखो क्या आ रहा है, तो फोर्स ऐसा हो गया। अब ये फोर्स ऐसा क्यों हुआ, पहले इसको समझो, इसके डायरेक्शन को। इसके कारण से इस पर फील्ड B1 इनवर्ड, तो B1 इनवर्ड जो आया, इनवर्ड का मतलब माइनस K कैप। कोई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत नहीं, वेक्टर सम से ही निकालो, वेक्टर प्रोडक्ट से। तो आ गया B1 माइनस K कैप। करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन दो, करंट एलिमेंट जल्दी से बता दो, आईडीएल का डायरेक्शन बताओ, Y की तरफ प्लस J कैप। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आईडीएल क्रॉस B। इसका मतलब ये J कैप क्रॉस माइनस K, J क्रॉस K I, तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस I, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, नेगेटिव X की तरफ। अब इसी पर निकालो, B1 है तो इसका करंट का डायरेक्शन ये है। अब फर्स्ट वाले पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा, आउटवर्ड, तो B2 का डायरेक्शन आउटवर्ड, डॉट मींस K कैप। चलो करंट एलिमेंट बता दो किधर है, डायरेक्शन इसका J कैप, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, J कैप क्रॉस K, क्या आ गया I, इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा बाई 2 F12 का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आ जाओ। यहां पर क्या भाई, इनवर्ड, तो क्या बताया था, फादर ब्रदर चिल्ड्रेन, ठीक, तो मोशन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स देखो कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका क्या भाई, आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, करंट का डायरेक्शन क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आउटवर्ड, क्लियर। और करंट का डायरेक्शन क्या ऐसे है, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा हाथ घुमाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट से इजी होता है। चलो अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, आउटवर्ड। फोर्स देखो क्या आ गया, डायरेक्शन F12। अब हमको क्या वैल्यू निकालना है, फोर्स के, इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा हम चेक करते हैं। तो अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस दोनों इसी के अलॉन्ग है, इसका मतलब ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक। अब सबसे पहले इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए क्यू पी क्यू का आर एस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई आर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर है, तो करंट I2 और B1 के बीच 90 डिग्री। इसका मतलब है कि यहां पर जो फोर्स लगेगा F21 इज इक्वल टू B1I2L, क्या लिखते, BIL साइन थीटा। तो B कौन सा हो गया, B1, करंट I2 और लेंथ L, तो F21 का वैल्यू ये आ गया। B1 का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट किया, तो फोर्स का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई आर इंटू एल, ये वैल्यू निकला फोर्स F21। इसी तरह से हम निकालेंगे F12, क्लियर। तो F12 निकालने के लिए अब लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं, तो F12 क्या आ गया, B2I1 इंटू एल। B2 का वैल्यू कितना,
म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 इंटू I1 L हो गया। इसका प्रोडक्ट आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R इंटू L। क्लियर। अब ये जो फोर्स निकल रहा है ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये दोनों वायर में यदि करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए तो अट्रैक्टिव इन नेचर, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर सप्लाई होता है दोनों वायर के बीच में एक रॉड आपने देखा होगा या कहीं पर कनेक्टिंग वुडन ब्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यदि सेम हो जाएगा तो दोनों में अट्रैक्शन होगा तो स्पार्क या इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है, इसलिए दो वायर के बीच में गैप क्रिएट किया जाता है। ठीक, तो यहां पर अब यदि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो क्या होगा, लेंथ से डिवाइड हो गया तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ जिसका वैल्यू न्यूटन पर मीटर। क्लियर, आगे समझ में। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज एक स्ट्रेट वायर, अब इसके नियर एक रेक्टेंगुलर वायर दे दिया। अब रेक्टेंगुलर वायर ABCD, अब इस वायर में करंट का फ्लो ऐसे दे दिया। अब कहता है कि क्या ये स्ट्रेट वायर इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर को अट्रैक्ट कर पाएगा, चेक कर लेते हैं। इसमें करंट I1 का फ्लो, इसमें I2 का फ्लो। ठीक, सबसे पहले इस I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, B1 इनवर्ड हो जाएगा। इनवर्ड का मतलब माइनस K कैप। अब आ जाओ, जैसे हम इस वायर पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। इस वायर पे करंट का डायरेक्शन ये है CD वाले सेगमेंट में, तो करंट का डायरेक्शन माइनस I कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड माइनस K, I क्रॉस K क्या हो गया, माइनस J, I क्रॉस K माइनस J, और ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब निगेटिव Y की तरफ, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में FCD। चलो यहां पर आ जाओ, इसका डायरेक्शन बताओ। इस वाले के लिए माइनस J कैप, मैग्नेटिक फील्ड माइनस K, J क्रॉस K I, तो क्या हो गया डायरेक्शन, J क्रॉस K I, मतलब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। क्या होगा डायरेक्शन बताओ, FDA। चलो इसमें आ जाओ, नेक्स्ट इस वाले पार्ट में I क्रॉस माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, माइनस माइनस प्लस J, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे लगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, FAB को। चलो BC सेगमेंट में आ जाओ, BC सेगमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन J कैप क्रॉस माइनस K, J क्रॉस K I विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब इस पर डायरेक्शन ऐसे हो गया FBC। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कौन कौन, इसके कलर को हम चेंज कर दें, FCD और FAB एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब नेट इफेक्ट किसका होगा, FDA और FBC का। क्लियर, तो FDA के लिए डिस्टेंस कम है, नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, सेपरेशन रॉड से अलग अलग है। ठीक, अब इसमें डिस्टेंस DA के लिए ये डिस्टेंस है और BC के लिए ये डिस्टेंस है। कौन डिस्टेंस ज्यादा है, BC ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स वो वीकर है और ये फोर्स स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब FDA लार्जर देन FBC। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसका मतलब रिपल्सन होगा, इसलिए ये स्ट्रेट वायर रेक्टेंगुलर वायर को रिपेल करेगा ना कि अट्रैक्ट करेगा। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट को हम चेंज कर दे, इसका डायरेक्शन ये है, अब इसमें क्लॉकवाइज कर दे तो अट्रैक्शन हो जाएगा।
समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पार्ट आ जाए इसका। यही है कि दो वायर है और दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन होगा, और यहां पर दोनों वायर का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सन होगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब आ जाए 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कभी कभी पूछता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू μ0/4π2I1I2/r होता है। इसमें हम लोग करंट का वैल्यू 1 एम्पियर ले ले और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर 1 मीटर ले ले, तो फोर्स कितना एग्जर्ट होता है? वो होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्लियर? अब इसी को सिंपली ऐसे ही डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर इज दैट करंट विच if passed in each of the two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum, then force exerted on each other is numerically equal to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। समझ में आ गया? ठीक। और ऐसा भी रह सकता है कि डिफाइन 1 एम्पियर या 1 इंटरनेशनल एम्पियर भी कह सकता है। तो दोनों का डेफिनेशन सेम। अब आ जाए, जब भी दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से है, तो आपसे कह सकता फील्ड रिप्रेजेंट करके बताओ। तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाले में करंट ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले में करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो ये क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज। ये फिगर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसमें दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट यहां पर आ जाएगा, और इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अब यहां पर टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टॉर्क है, इसको समझना है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। वो बिल्कुल उससे अलग है, बिल्कुल अलग कर दिया है और इसको इजी बनाया। यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इसका एक्सिस हमने बताया, यहां इसका ब्रेथ और इसका ये लेंथ L, PQRS। गौर से देखिएगा, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया तो यहां पे सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। और ये नॉर्मल कॉइल में जो करंट का फ्लो है या नॉर्मल जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब यहां पर इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर ये डायरेक्शन होगा, इस पर ये डायरेक्शन होगा। हमने डायरेक्शन को यहां पर एनिमेटेड फॉर्म में दिखा दिया, लेकिन आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि सर ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे कैसे हो गया। ठीक, वेक्टर सम से ही आप बता दीजिए। तो सिंपली हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ जाए। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई, ठीक, ये हमारा जेड और ये जेड डैश। अब आ जाओ, जैसे PQ सेगमेंट है, इस PQ सेगमेंट में IDL क्रॉस P यही लगाना है। करंट का डायरेक्शन देखो किधर है? Z के लॉन्ग, तो K कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? X के लॉन्ग, I। K क्रॉस I क्या होता है? J। इसलिए इस पर क्या लगा? इसके लॉन्ग, Y के लॉन्ग। आ गया समझ में? चलो नीचे वाले सेगमेंट में आ जाओ, RS सेगमेंट में। IL क्रॉस B, करंट का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव Z, -K कैप।
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स के लॉन्ग आई, के क्रॉस आई जे विद नेगेटिव साइन, ये डायरेक्शन हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, सपोज क्यू आर सेगमेंट में, क्यू आर सेगमेंट में बताओ करंट का डायरेक्शन किधर, जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई, जे क्रॉस आई क्या आ गया के, इसका मतलब ये डायरेक्शन। चलो एसपी सेगमेंट में आ जाओ, एसपी सेगमेंट में आ जाओ, करंट का डायरेक्शन किधर, वाई के अलॉन्ग, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट सॉरी, ये था जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो जे निगेटिव था, ठीक है। तो जे क्रॉस आई क्या गया, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के, ठीक है। अब आ जाओ, ये जे क्रॉस जे है और आई क्या आ गया, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई क्रॉस जे के होता ना, तो जे क्रॉस आई क्या आ गया माइनस के, तो ये माइनस के नेगेटिव जेड की तरफ आ गया, समझ में क्लियर। ये ऑलरेडी है आप लोग के नोट्स में, चलिए ठीक, तो सही है। अब आ जाए वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, टॉर्क। तो पहले फोर्स निकाल लें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू पर क्या लगा, आई एल क्रॉस पी, तो एल की जगह पर क्या आ गया, ब्रेथ, बी क्रॉस। अब करंट का डायरेक्शन क्या ये है, करंट पी क्यू के अलॉन्ग है, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां है, तो ये एंगल कितना बना, ये नॉर्मल इसके साथ पी क्यू के साथ कितना एंगल बनाया 90 डिग्री, तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट का एंगल कितना बन गया 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक। इसी तरह से हम लोग आ जाए आर एस सेगमेंट में, आर एस सेगमेंट में आ जाओ, आई बी, ये भी ब्रेथ हो गया, क्रॉस बी, करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड ये टोटल 90, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो बी आई बी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दोनों फोर्स क्या है इक्वल और अपोजिट, कोलिनियर एंटी पैरेलल, क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये किसी तरह का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर हो गया, सेम होगा, वो भी कैंसिल करेगा लेकिन वो दोनों मिलकर के टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से हमने फिगर को रीड्रॉ किया है नेक्स्ट पार्ट के लिए भी। अब नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन से रह गए फोर्स, क्यू आर, तो क्यू आर आ जाओ, तो क्यू आर करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो बी आई एल। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाए, एसपी में क्या आ जाएगा आई एल क्रॉस बी, बी आई एल, तो दोनों फोर्स मिलकर के क्या करेंगे, कैंसिल तो हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0, तो इसका मतलब ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन इसका सेम है, कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस दोनों टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस पी क्यू को हम लोग यहां पर अलाइन कर देंगे और इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके टॉर्क निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यही हमारा पी क्यू सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऑफ एक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्मल थीटा, और करंट का एंगल हमने ले लिया, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फाई ले लिया, ठीक। तो ये दोनों हमारा क्या लगा था बी आई एल, तो बी आई एल पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए, तो ये एंगल फाई, तो ये भी फाई हो जाएगा। ये हमारा क्या है ब्रेथ है,
तो ये क्या बन जाएगा, इधर का एलिमेंट बी कॉस फाई। तो फोर्स पर परपेंडिकुलर कौन हो गया, बी कॉस फाई। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स बी आई एल इंटू बी कॉस फाई। ये क्या गया, बी आई एल इंटू बी कॉस फाई, बी आई एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गया, तो बी आई ए कॉस फाई। अब यहां पर देखो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉस फाई को 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और आई ए क्रॉस बी, आई ए को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एम क्रॉस बी, तो इट इज एम बी साइन थीटा, और मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। और फिर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालो, 180 डालो, तो ये सब आ जाएगा। अब इसी का हम लोग यूज कर लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या है कि सिंपली ये आपका लेवलिंग स्क्रू है। अब यहां दो इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां पर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और इसी के बीच हम लोग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब यहां से एक टॉर्सनल, मतलब आप कह सकते हैं कि यहां से एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने इस पे प्लेस किया, पी क्यू आर एस, जो भी आपको फिगर में ड्रॉ किया। अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ गया, करंट का फ्लो होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स क्या थे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो यहां पर ये दो फोर्स लगेगा, और यही दो फोर्स यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही करंट का फ्लो किया, इस कंडीशन में देखिए एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, जो हमने अभी बताया एफ एस पी और एफ क्यू आर, इसके कारण से टॉर्क आया। और टॉर्क का वैल्यू क्या निकाला अभी, एम बी साइन थीटा, वही यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एम बी साइन थीटा, तो यहां पर क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट को करंट इंटू एरिया लिखा। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई किया, और ये जब एक एंगुलर ट्विस्ट देगा तो वो किसके बराबर होगा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, तो रीस्टोरिंग टॉर्क होता के इंटू अल्फा के टॉर्सनल कांस्टेंट, जिससे आपने उस रेक्टेंगुलर लूप को या रेक्टेंगुलर कॉइल को सस्पेंड कर रखा है। उसमें हम लोग जो यूज करते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्च यूज करते हैं, जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट के होता है, अल्फा उसका एंगुलर ट्विस्ट है। इन इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। तो एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू के अल्फा, ये न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे, और इससे हम लोग करंट को डिटेक्ट कर लेंगे। यही काम आपका गैल्वेनोमीटर का है, जिससे आप करंट को इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। तो करंट का वैल्यू क्या आ गया, के बाई एन ए बी साइन थीटा। यदि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, इसलिए यहां पर हमने लिख भी दिया है, फैक्टर साइन थीटा कैन बी एलिमिनेटेड बाय चूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यदि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो साइन 90 डिग्री बन जाएगा, तो I इज इक्वल टू के अल्फा बाई एन ए बी आ जाएगा। यही हमने फिगर ड्रॉ करके बताया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब इससे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे वो सारे रेडियली हैं, जिससे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बन जाए। क्लियर? तो उस कंडीशन में यहां पर हमने लिख दिया साइन थीटा साइन 90 डिग्री 1, और यही आपका मिरर से जो यहां पर स्केल है, इससे हम लोग मेजर कर लेते हैं। जो हमने आपको यहां पर एंगल अल्फा बताया था वो एंगल अल्फा मेजर कर लेते हैं। तो ये I इज इक्वल टू के एन ए बी अल्फा, और यहां पर के बाई एन ए बी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है, और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ये कांस्टेंट वैल्यू है के टॉर्सनल कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो I इज इक्वल टू जी अल्फा। क्लियर? अब ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब इसमें एक चीज पूछा जाता है, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन बाई करंट। तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, अल्फा बाई करंट। तो अल्फा बाई आई का वैल्यू निकाल लोगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन बाई वोल्टेज। इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन बाई वोल्टेज। तो वोल्टेज को क्या लिख देंगे, आई आर, तो आई का वैल्यू
पता है आर से डिवाइड हो गया। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हम लोग निकाल सकते हैं इससे। अब इस गैल्वेनोमीटर का यूज दो तरीके से कर सकते हैं, करंट को डिटेक्ट करना है और हमको वोल्टेज को भी डिटेक्ट करना है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते, तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, जिससे इसका नेट इफेक्ट कम होता है। अब करंट आई का फ्लो हुआ, एक पार्ट क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर में चला गया आई जी, और दूसरा पार्ट क्या बन गया, आई माइनस आई जी। अब वोल्टेज दोनों के एक क्रॉस सेम होगा, इसका मतलब आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, देन एस इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। इतना शंट का वैल्यू यदि हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अब क्वेश्चन रेस होता है कि व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो यदि हम दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले तो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या देगा कॉम्बिनेशन, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस शंट से काफी ज्यादा, इसलिए G प्लस एस को हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली एस के इक्वल। तो रेजिस्टेंस फॉर एन एमीटर इज इक्वल टू GS डिवाइड बाई S। तो क्या हो गया, ओ सॉरी या बाय मिस्टेक लिखा गया, यहां पर G हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस फॉर एन एमीटर इज इक्वल टू GS डिवाइडेड बाई G और G कट गया तो किसके बराबर, शंट के इक्वल। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो का मतलब मिनिमाइज करो तो जीरो। इसका मतलब आइडियल कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये रेजिस्टेंस ऐड होता है तो नेट इफेक्ट काफी कम आएगा, इसलिए ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। इट मींस एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, so it is always connected in series with the circuit। यही रिजल्ट निकाला है, चेक कर लो कि शंट का वैल्यू है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस आर यूज करते हैं इन सीरीज। वहां क्या था, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस। तो यहां पर करंट का फ्लो हो गया आई जी, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो आई जी दोनों सीरीज में है, G प्लस आर। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी जी प्लस आई जी इंटू आर होगा। अब हम लोग क्या वैल्यू निकाल ले, कितना रेजिस्टेंस यूज करें, तो R का वैल्यू निकालेंगे। तो V माइनस आई जी जी is equal to Ig into R. Then R is equal to क्या बचा, V by Ig minus R. सॉरी, ये हो गया आपका Ig डिवाइड और ये माइनस G। इतना रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि व्हाई वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। तो हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के देखें, तो इफेक्टिव क्या आएगा, दोनों का एडिशन G प्लस R आ गया। अब यहां पर रेजिस्टेंस आपने ज्यादा वैल्यू लिखा है, इसका मतलब G प्लस R का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है ना, और काफी ज्यादा का मतलब मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तभी ना उसका रेजिस्टेंस कम आएगा। इसलिए आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। समझ में आ गया।
चलिए तो यहां पर गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन भी देख लिया, वोल्टमीटर एमीटर दोनों में। अब इसका यदि कंपैरिजन चार्ट हम लोग देख लें तो अब इसलिए एमीटर लो रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस सही बताया शंट का, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आइडियल एमीटर का 0, तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, ये पैरेलल में है। इसका रेजिस्टेंस लेसर देन द गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द गैल्वेनोमीटर। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ गिवन एमीटर, और यहां पर ये रेंज आप वोल्टमीटर का डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।